एक छोटे से गांव में रमेश नाम का गरीब लकड़हारा अपनी बूढ़ी माँ शिला देवी और पत्नी मोनिका के साथ रहता था। वह रोज सुबह जंगल से लकड़ियाँ काटता और उन्हें बेचकर अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करता। वह दिन भर पसीना बहाकर लकड़ियों का भारी गट्ठर तैयार करता है और उसे बेचने सेठ मोहन लाल के कारखाने की ओर चल देता है। राम राम सेठ जी, आज जंगल की सबसे मजबूत और सूखी लकड़ियां चुनकर लाया हूँ। कल रात की तेज बारिश के कारण सूखी लकड़ियां ढूंढना बहुत ही कठिन काम था। आज इन लकड़ियों की अच्छी और सही कीमत लगा दीजिए। रमेश, तुम्हारी लकड़ियों की क्वालिटी तो ठीक है, लेकिन आजकल बाजार में भारी मंडी चल रही है। मुनीम जी, जरा इनका वजन तोलिए और देखिए कितना हिसाब बनता है। आज तुम्हें ज्यादा दाम नहीं मिल पाएगा, जो पुराना रेट तय है वही मिलेगा। सेठ जी, घर में बूढ़ी माँ की तबीयत बहुत खराब रहती है। पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आप आज की मजदूरी में सिर्फ 2 पैसे भी बढ़ा देंगे तो मेरी बहुत बड़ी मदद हो जाएगी। मैं जिंदगी भर आपके इस बड़े एहसान को कभी नहीं भूलूंगा। देखो रमेश, मैं यहाँ व्यापार करने बैठा हूँ, कोई दान पुण्य की संस्था नहीं खोल रखी है। जितना वजन कांटे पर चढ़ेगा उतने ही पैसे मिलेंगे, उससे 1 पाई भी ज्यादा नहीं मिलेगी। पैसे लो और अपना रास्ता नापो। मुनीम जी, इसे इसके हिस्से के पैसे देकर यहाँ से विदा करो। शाम को रमेश थका हारा अपने टूटे फूटे घर लौटता है, जहाँ उसकी बूढ़ी माँ शीला देवी खाट पर पड़ी दर्द से कराह रही होती है। माँ की बिगड़ती हालत देख मोनिका अपनी फटी साड़ी के पल्लू से बहते आंसू पोंछती है और रमेश से घबराकर कहती है, सुनो जी, मान जी की हालत अब मुझसे बिल्कुल भी देखी नहीं जा रही है। आज दोपहर से ही उन्हें बहुत तेज बुखार है और वह लगातार खांस रही है। वैद्य जी आए थे और कह गए हैं कि तुरंत शहर से महंगी दवा लानी होगी, वरना अनर्थ हो जाएगा। हे भगवान, वैद्य जी ने दवा और इलाज के कुल कितने पैसे बताए हैं? मोनिका, आज लकड़ी बेचकर जो पैसे मिले थे वो तो रास्ते में ही आटे दाल और राशन के सामान में खत्म हो गए। मेरे पास तो इस समय 1 भी पैसा नहीं बचा है। मैं इस अंधेरी रात में क्या करूं? वैद्य जी ने कहा है कि दवा और इलाज के लिए कम से कम 50 रुपए की सख्त जरूरत होगी। हमारे पास इस टूटे घर में बेचने लायक भी कुछ नहीं बचा है। माँ जी भी दर्द से तड़प रही हैं। आप तुरंत मोहन लाल के पास जाइए। इस वक्त वही हमारी आखिरी और एकमात्र उम्मीद है। लेकिन मोनिका, तुम तो जानती ही हो कि मोहन लाल बहुत ही कठोर और लालची स्वभाव के इंसान हैं। वह बिना किसी बड़े मुनाफे या फायदे के किसी की मदद कभी नहीं करते हैं। क्या वह मुझ जैसे मामूली लकड़हारे को इतनी बड़ी रकम भला उधार देंगे? रमेश हांफते और दौड़ते हुए मोहनलाल की बड़ी हवेली पहुंचता है, जहां मोहनलाल आराम से कुर्सी पर बैठकर मजे से हुक्का पी रहा था। रमेश बिना सोचे समझे सीधे जाकर मोहनलाल के पैरों में गिर पड़ता है और फूट फूट कर रोने लगता है। सेठ जी, बड़ा अनर्थ हो गया। मेरी माँ घर पर अपनी आखिरी सांसों से लड़ रही है। वैद्य जी ने शहर से कीमती दवा मंगवाने के लिए पूरे 50 रुपए मांगे हैं। मुझ अनाथ गरीब पर दया कीजिए और मुझे यह रकम कर्ज के रूप में उधार दे दीजिए। अरे अरे रमेश, मेरे पैर छोड़ और पहले शांत हो जा। मेरी हवेली में ऐसा तमाशा मत खड़ा कर। 50 रुपये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। तुझ जैसे मामूली और कंगाल लकड़हारे को मैं इतनी बड़ी रकम भला किस भरोसे पर दूं? सेठ जी, मैं दिन रात आपके कारखाने में मुफ्त में कुल्हाड़ी चलाऊंगा और मजदूरी कर दूंगा। हर दिन की लकड़ी बेचने का आधा पैसा भी आपके पास ही चुपचाप जमा कर दूंगा। मेरी बूढ़ी माँ की जान बचा लीजिए। मैं जिंदगी भर आपका वफादार गुलाम बनकर रहूंगा। गुलामी और वफादारी से मेरा पेट नहीं भरता रमेश। मुझे मेरा पैसा मुनाफे के साथ वापस चाहिए होता है। मैं तुझे 50 रुपये दे तो दूंगा, लेकिन तुझे मेरी एक बहुत ही जरूरी शर्त माननी होगी। ठीक आज से 1 साल बाद तुझे इस पूरी रकम का पूरा ब्याज चुकाना पड़ेगा। सेठ जी, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। मैं जी तोड़ मेहनत करके ठीक 1 साल के भीतर आपका एक पैसा ब्याज सहित लौटा दूंगा। मोहन लाल रमेश को पैसे दे देता है,
रमेश पैसों को अपनी मुट्ठी में कस कर पकड़कर खुशी खुशी अपने घर की तरफ तेजी से दौड़ता है। लेकिन जैसे ही वह अपनी झोपड़ी के बिल्कुल पास पहुंचता है, उसे अंदर से मोनिका के जोर जोर से रोने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं। रमेश अंदर जाकर देखता है और अपनी पत्नी से कहता है, ये क्या हो गया मोनिका, तुम इस तरह रो क्यों रही हो? देखो, मैं सेठ जी से पूरे 50 रुपये लेकर आ गया हूँ। अब हमारी माँ जी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, तुम रोना बंद करो। सुनो जी, अब इन पैसों की हमें कोई जरूरत नहीं रही। आपके घर आने से कुछ ही पल पहले माँ जी हम दोनों को अकेला छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। अब हमारी माँ इस दुनिया में नहीं रही, हमारा पूरा संसार ही उजड़ गया है। नहीं माँ, तुम हमें ऐसे छोड़कर कैसे जा सकती हो? मैं तो तुम्हारे इलाज के लिए पैसे ले आया था। भगवान ने मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों किया? ये पैसे भी मेरी माँ को नहीं बचा सके। मोनिका, अब इन कागजी पैसों का मेरे लिए कोई मोल नहीं है, मैं इन्हें तुरंत वापस कर दूंगा। रमेश सेठ मोहनलाल के घर जाता है और पैसे देते हुए कहता है, सेठ जी, मेरी माँ का देहांत हो गया। मैं तमाम कोशिशों के बाद भी उन्हें बचा नहीं पाया। आपके ये 50 रुपए जैसे आपने दिए थे वैसे ही सही सलामत वापस आ गए हैं। कृपया इन्हें अपनी तिजोरी में वापस रख लीजिए और मुझ पर लदा यह भारी कर्ज भी उतार दीजिए। अरे रमेश, ये क्या बच्चों जैसी हरकत है? व्यापार में पैसा ऐसे वापस नहीं होता। एक बार जब पैसा मेरी तिजोरी से बाहर निकल गया तो वह कर्ज के खाते में चढ़ गया। अब तुझे 1 साल का पूरा ब्याज तो हर हाल में मेरे घर आकर चुकाना ही पड़ेगा। लेकिन सेठ जी, मैंने तो इन पैसों का एक नया पैसा भी कहीं इस्तेमाल नहीं किया है। मेरी मां के अंतिम संस्कार के लिए भी मैं पूरे गांव वालों के सामने हाथ फैला रहा हूं। मुआनात पर थोड़ी इंसानियत दिखाइए। इस बेमतलब के ब्याज का बोझ मुझ पर मत डालिए। व्यापार में भावनाओं और आंसुओं की कोई जगह नहीं होती। रमेश, नियम सबके लिए एक समान होता है। पैसा तेरे हाथ में गया तो ब्याज की घड़ी उसी पल से तेजी से चालू हो गई थी। या तो पूरा ब्याज अभी मेरी मेज पर रख, नहीं तो ठीक 1 साल बाद मूल समेत पाई पाई वसूलूंगा। माँ के जाने के दुख के बाद रमेश घर पर बहुत उदास बैठा रहता है। उसके हाथ में सेठ के दिए 50 रुपए हैं, जिन्हें वह टकटकी लगाकर देख रहा है। तभी मोनिका उसके पास आकर एक नई सलाह देती है। मां के जाने के बाद यह घर बिल्कुल खाली लगने लगा है। सेठ ने यह 50 रुपये भी वापस लेने से साफ मना कर दिया है। अब समझ नहीं आ रहा कि इन पैसों का मैं क्या करूं। सुनो जी, इस तरह हाथ पर हाथ रखकर बैठने से घर नहीं चलेगा। पैसे घर में ऐसे ही रखे रहेंगे तो किसी ना किसी काम में खर्च हो जाएंगे। क्यों ना हम इन पैसों से अपना कोई नया काम शुरू कर लें। मोनिका, मैं तो जंगल से सिर्फ सूखी लकड़ियां काटना ही जानता हूँ। इसके अलावा मुझे कोई दूसरा काम करना नहीं आता। तुम ही बताओ, इतने कम पैसों में हम कौन सा काम शुरू कर पाएंगे? आप जंगल से लकड़ी काटने का अपना पुराना काम जारी रखिए। मैं गांव के मुख्य रास्ते के किनारे एक छोटा सा ढाबा खोल लेती हूँ। वहाँ खाना मैं बनाऊंगी और आप भी काम में मेरी थोड़ी मदद कर देना। लेकिन मोनिका, ढाबा चलाने के लिए बहुत मेहनत और बर्तनों की जरूरत होती है। क्या तुम अकेली सुबह से शाम तक यह सब काम संभाल पाओगी? और लोग हमारे इस छोटे से ढाबे पर खाना खाने क्यों आएंगे? आप मेहनत की चिंता मत करिए, सब भगवान के भरोसे छोड़ दीजिए। गांव के सभी लोग मेरे हाथ के बने खाने की हमेशा तारीफ करते हैं। हम दोनों मिलकर पसीना बहाएंगे तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है मोनिका, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो मैं तैयार हूँ। कल सुबह ही हम शहर जाकर ढाबे के लिए जरूरी सामान ले आएंगे। हम इस बड़ी मुसीबत को अपनी नई ताकत बनाएंगे। रमेश और मोनिका ने मिलकर सड़क के किनारे एक छोटा सा ढाबा खोल लिया। मोनिका सुबह से ही चूल्हे पर स्वादिष्ट खाना बनाती है और रमेश आने जाने वाले राहगीरों को आदर से भोजन परोसता है। मोनिका, आज तो हमारे इस छोटे से ढाबे पर लोगों की बहुत भीड़ है। जितने भी मुसाफिर यहाँ आ रहे हैं तुम्हारे खाने की बहुत तारीफ कर रहे हैं। रसोई के सारे बर्तन आज दोपहर में ही पूरी तरह खाली हो चुके हैं। ये सब भगवान और हमारे बड़ों का आशीर्वाद है। मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा कि हमारा काम इतनी जल्दी चल पड़ेगा।
आज ढाबे की पहली कमाई हाथ में देखकर मन को बहुत तसल्ली मिली। हाँ मोनिका, आज हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा अच्छी कमाई हुई है। दिन भर जंगल में लकड़ी बेचकर भी महीने भर में इतना नहीं बच पाता था। तुम्हारी यह अनोखी तरकीब और मेहनत सच में रंग ले आई है। अभी तो ये हमारे काम की सिर्फ एक छोटी सी शुरुआत है। हमें खाने का स्वाद और साफ सफाई हमेशा ऐसे ही बनाए रखनी होगी, तभी दूर दूर से लोग हमारे ढाबे का खाना खाने बार बार आएंगे। मैं कल तड़के ही उठकर मंडी से राशन का सारा ताजा सामान ले आऊंगा। तुम्हें ढाबे के काम में कभी कोई तकलीफ या कमी नहीं होने दूंगा। हम दोनों जी जान से मेहनत करके इसे गांव का सबसे बड़ा ढाबा बनाएंगे। हाँ जी, और ढाबे से जो भी मुनाफा होगा हम उसे संभाल कर रखेंगे। हमें जल्द से जल्द मोहन लाल का पूरा कर्ज भी तो चुकाना है। हम किसी लालची इंसान का एहसान अपने सिर पर ज्यादा दिन नहीं रखेंगे। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो मोनिका। कर्ज का बोझ बहुत भारी होता है। जैसे ही हमारे पास पैसे जमा होंगे, हम सबसे पहले मोहन लाल का हिसाब करेंगे, ताकि हम दोनों रात को चैन की नींद सो सके। दिन बीतते गए और मोनिका और उसके पति की मेहनत लगातार बढ़ती गई। सुबह सूरज निकलने से पहले ही दोनों ढाबे की तैयारी में जुट जाते और देर रात तक मुसाफिरों की सेवा करते। उनके हाथों में थकान जरूर होती, लेकिन मन में अपने सपने को पूरा करने का जुनून था। धीरे धीरे उनके ढाबे की प्रसिद्धि आसपास के गांवों तक पहुंचने लगी। अब दूर दूर से आने वाले मुसाफिर खास तौर पर उनके ढाबे पर खाना खाने के लिए रुकने लगे। कोई उनके गर्मा-गर्म पराठों की तारीफ करता तो कोई उनकी स्वादिष्ट सब्जी और दाल की। एक दिन शाम के समय मोनिका का पति कमाई के पैसे गिन रहा था। उसने सारे पैसे एक कपड़े में बांधकर मोनिका के हाथ में रख दिए। मोनिका, ये लो, इस पोटली में ब्याज के साथ सारे पैसे हैं जो सेठ जी को देना है। आज ही मैं ये सारे पैसे सेठ को देकर आता हूँ। और हाँ मोनिक, हम बहुत ही मेहनत करके ये इतना कुछ कर लिए हैं। सेठ को उसके पैसे देने के बाद हम फिर से पैसे जमा करके अपने लिए बढ़िया सा घर खरीदेंगे। दोनों मुस्कुराए और आसमान की ओर देखकर भगवान का धन्यवाद किया। और इस तरह एक छोटे से ढाबे से शुरू हुआ उनका सफर। मेहनत, ईमानदारी और विश्वास की वजह से सफलता की एक मिसाल बन गया। सीख: जिंदगी में मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर इंसान मेहनत, धैर्य और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ता रहे और अपनों का साथ न छोड़े, तो एक दिन सफलता जरूर उसके कदम चूमती है।